27 मार्च 2026 काठमांडू का वो दिन जब लाखों युवाओं का एक सपना सच हो रहा था। वही सपना जिसके लिए सिर्फ 1 साल पहले पूरा नेपाल सड़कों पर उतर आया था। काले चश्मे और जैकेट में 35 साल के बालेंद्र शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सोचिए, दशकों में पहली बार कोई ऐसा शख्स नेपाल की कमान संभाल रहा था जो राजनीतिक सिस्टम से आया ही नहीं था। और नई सरकार के इरादे कितने सख्त थे, इसका अंदाजा तो अगले ही दिन हो गया। गृह मंत्री का ये बयान ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक संकेत था कि एक तूफान आने वाला है, एक नए युग का ऐलान था ये। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए ऐसी पूरी कहानी को समझते हैं। हम सबसे पहले नेपाल के राजनीतिक गतिरोध को देखेंगे, फिर बात करेंगे जेन जी के विद्रोह की। समझेंगे कि कैसे बालेंद्र शाह इस सीन में आए, उनकी सरकार ने क्या काम किए, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि आगे क्या चुनौतियां हैं। देखिए, इस क्रांति को समझने के लिए हमें पहले उस जमीन को समझना होगा जहां इसके बीज बोए गए थे। मतलब नेपाल की दशकों पुरानी राजनीतिक अस्थिरता और उसके नतीजे। इसे राजनीतिक म्यूजिकल चेस का खेल ही कह सकते हैं, है ना? 1990 में लोकतंत्र आया और उसके बाद के 18 सालों में ही नेपाल ने 14 प्रधानमंत्री देख लिए। मतलब औसतन एक प्रधानमंत्री 1 साल भी कुर्सी पर नहीं टिक पाया। 2008 में राजशाही खत्म हुई, 2015 में नया संविधान भी आया, लेकिन कुछ नहीं बदला। चेहरे वही पुराने रहे और देश अस्थिरता के एक चक्कर में फंसा रहा। और जब राजनीति में ऐसी उथल-पुथल हो तो उसका नतीजा क्या होता है? भ्रष्टाचार। ये संस्थागत हो गया था। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट केस हो या फर्जी शरणार्थी घोटाला, ऐसा लगता था मानो नेताओं के बीच एक डील हो गई हो कि देश को लूटो और कोई किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। इस पूरे गतिरोध की सबसे बड़ी कीमत चुकाई देश के युवाओं ने। एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज, हर एक दिन 10,700 से ज्यादा नेपाली कामगार अपना देश छोड़ देते हैं बेहतर मौकों की तलाश में। और ये सिर्फ मजदूर नहीं है, इनमें इंजीनियर्स, नर्सेज, IT प्रोफेशनल सब शामिल हैं। इसी को तो कहते हैं ब्रेन ड्रेन। हालत देखिए, नेपाल की GDP का लगभग 1/4 हिस्सा यानी 25% उन 35 लाख नागरिकों की कमाई से आता है जो विदेश में काम कर रहे हैं। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि देश के अंदर अफसरों की कितनी जबरदस्त कमी थी। इसी कमी ने एक पूरी पीढ़ी को निराश कर दिया था। तो अब बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस निराशा के बारूद में आग लगा दी। सरकार का बस एक फैसला जो एक पूरी पीढ़ी के गुस्से की वजह बन गया। ये सब हुआ सितंबर 2025 में, और बहुत तेजी से हुआ। सरकार ने जैसे ही सोशल मीडिया पर लगाम कसने की बात की, युवा सड़कों पर उतर आए। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था, ये उस पूरी सड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ था। सरकार ने जब बल प्रयोग किया और 18 प्रदर्शनकारी मारे गए तो आंदोलन और भी भड़क गया। और फिर आया टर्निंग पॉइंट, जब सेना ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। सरकार गिर गई। कमाल की बात यह थी कि इस आंदोलन का कोई एक चेहरा, कोई एक नेता नहीं था, लेकिन इसकी एक आवाज जरूर थी। एक ऐसा शख्स जो इन प्रदर्शनों को लीड नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी कला से इन्हें आवाज दे रहा था। बालेंद्र शाह, पेशे से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और काठमांडू के पूर्व मेयर, उन्होंने अपने रैप गीत नेपाल हाजी को यानी नेपाल स्माइलिंग से लोगों की भावनाओं को शब्दों में पिरो दिया। ये गाना विद्रोह का एंथम बन गया और बालेन लोगों की उम्मीदों का चेहरा बन गए। लोगों के पास चॉइस बहुत क्लियर थी। एक तरफ दशकों से देश चला रहे थके हुए भ्रष्ट नेता थे, और दूसरी तरफ एक युवा साफ छवि वाला इंजीनियर और रैपर जो जनता के बीच से आया था और उन्हीं की भाषा में बात कर रहा था। और नतीजा ऐतिहासिक था। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीत लीं। 1959 के बाद नेपाल के इतिहास में ये किसी एक पार्टी को मिला सबसे बड़ा जनादेश था। इस जीत ने नई सरकार को बदलाव लाने की एक जबरदस्त ताकत दे दी। इस प्रचंड बहुमत के साथ नई सरकार ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उनके पहले कुछ हफ्तों के फैसले वो सच में चौंकाने वाले और क्रांतिकारी थे। सरकार का तो चेहरा ही बदल गया था। ये दक्षिण एशिया का सबसे युवा कैबिनेट था, जहां 30% से ज्यादा सदस्य 30 साल से कम उम्र के थे। सोचिए, वित्त मंत्री ऑस्ट्रेलिया से PhD किए हुए अर्थशास्त्री और गृह मंत्री एक पूर्व DJ जो खुद 2025 के विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा थे।
सरकार ने सबसे पहला हमला उस वीआईपी कल्चर पर किया जिसने आम आदमी को सिस्टम से दूर कर दिया था। अब किसी मंत्री के काफिले के लिए ट्रैफिक नहीं रुकेगा। सरकारी अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना होगा ताकि वो व्यवस्था को सुधारने के लिए मजबूर हों। इसके साथ ही शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए बड़े कदम उठाए गए। पासपोर्ट जैसी जरूरी चीजें अब घर पर डिलीवर होंगी। हर मंत्रालय के काम को जनता ऑनलाइन ट्रैक कर सकेगी। और सबसे बड़ा कदम, पुराने नेताओं को उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराया गया, जिसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री ओली की गिरफ्तारी से हुई। अच्छा, शुरुआत तो बहुत शानदार रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। आगे की राह चुनौतियों से भरी है। उम्मीदें आसमान पर हैं और उन्हें पूरा करने का दबाव भी उतना ही ज्यादा है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने बहुत ऊंचे लक्ष्य रखे हैं। उनका मकसद है अगले 5 से 7 सालों में $42 बिलियन की जीडीपी को $100 बिलियन तक ले जाना। इसके लिए हर साल 7% की ग्रोथ रेट चाहिए होगी, जबकि नेपाल का ऐतिहासिक औसत सिर्फ 4% रहा है। सरकार आईटी, हाइड्रोपावर और विदेशों में बसे नेपालियों के निवेश पर दांव लगा रही है। लेकिन सच कहूं तो आर्थिक लक्ष्यों से भी बड़ी चुनौती है ब्रेन ड्रेन को रोकना। नेपाल के लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि उनके बच्चों को अपना भविष्य बनाने के लिए देश छोड़कर ना जाना पड़े। क्या ये नई सरकार ऐसा माहौल बना पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और बड़ा सवाल, क्या जवाबदेही का ये नया युग टिक पाएगा? दशकों से सत्ता में जमी पुरानी राजनीतिक व्यवस्था इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगी। क्या ये सुधार लंबे समय तक चल पाएंगे या सिस्टम पलटवार करेगा? और आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है, नेपाल में जो हो रहा है, क्या वो सिर्फ नेपाल तक ही सीमित रहेगा या फिर ये दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? एक मिसाल कि कैसे एक नई पीढ़ी, एक जेन ज़ी, पुरानी और भ्रष्ट व्यवस्था को चुनौती देकर एक बेहतर भविष्य बना सकती है।